अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ सर्कुलर मोशन। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का ना सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे बल्कि चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे विच इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड मोशन आपके लिए न्यू नहीं है। मोशन का वर्ड हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में जब हमने मोशन को डिस्कस किया था, उस टाइप की मोशन में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लीनियर मोशन करता है, ये स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम एक कार को कंसीडर करें जो कि एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, तो उसकी इस मोशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलीनियर मोशन कहेंगे। और स्टूडेंट्स, उस कार के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और उस कार की वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? लीनियर वेलोसिटी। और उस कार के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, चैप्टर का पूरा नाम क्या है? सर्कुलर मोशन। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कार स्ट्रेट रोड पर मूव करने की बजाय सर्कुलर पाथ के अलोंग भी मूव कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, उस वक्त हम कार की उस मोशन को लीनियर मोशन नहीं कहेंगे बल्कि सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम सर्कुलर मोशन को चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 सारे का सारा किसके ऊपर है? लीनियर मोशन के ऊपर या फिर रेक्टिलीनियर मोशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 2 मेन डेफिनेशंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन एंड स्टूडेंट्स द सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। और स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन को हम स्पिन मोशन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी आम आदमी से पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, तो आप सुनेंगे कि वो आपको आंसर करेगा कि कोई भी चीज जब गोल गोल घूमे उसकी उस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, 9th ग्रेड में आपने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, उसकी इस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। लेकिन स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, उसकी इस मोशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन या फिर स्पिन मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रोटेटरी मोशन ऑफ द फैन, द रोटेटरी मोशन ऑफ द व्हील ऑफ अ कार। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में हम रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर अ स्फीयर। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द मूव करे और जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ऑब्जेक्ट के बाहर मौजूद है, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, देन स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और स्टूडेंट्स, हम ये भी लिख सकते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें, हम ये भी लिख सकते हैं द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन का जो मेन पॉइंट है जो कि सर्कुलर मोशन को रोटेशनल मोशन से डिफरेंशिएट करेगा, वो क्या है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज outside the object।
कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऑब्जेक्ट के आउटसाइड मींस ऑब्जेक्ट के बाहर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम इस सर्कुलर ट्रैक को कंसीडर करें, अगर एक ऑब्जेक्ट इसी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक सेंट्रल पॉइंट O के गिर्द मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट की इस मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। बिकॉज इन दिस एग्जांपल ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस पॉइंट के गिर्द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाहर मौजूद है, ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक व्हील की एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि गाड़ी का एक व्हील है, गाड़ी का टायर है जो कि अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के गिर्द गोल गोल घूम रहा है, अपनी रोटेटरी मोशन कर रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन या वो पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड द बॉडी। कि ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के गिर्द रोटेटरी मोशन कर रहा है वो पॉइंट उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? द रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? द रोटेशनल मोशन ऑफ अ व्हील। और स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? द रोटेशनल मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। These are the some examples of रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को फर्दर स्टार्ट करने से पहले सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी था। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन को भी डिस्कस करेंगे और रोटेशनल मोशन को भी डिस्कस करेंगे, तो फिर चैप्टर का नाम सिर्फ सर्कुलर मोशन ही क्यों रखा गया है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बाज़ औक़ात डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स में ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम इसी स्फेयर को कंसीडर करें, अगर ये स्फेयर फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ को कंसीडर करें, अर्थ जो कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के अंदर ही मौजूद है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी ये मोशन कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन और स्पिन मोशन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसी स्फेयर या अर्थ की एग्जाम्पल में कोई एक मैस या एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर इसको मैं रिजिड बॉडी कंसीडर करूं तो मैं एक स्मॉल मैस m1 कंसीडर कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स अगर ये पूरा स्फेयर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, मैस m1 इसी सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम स्फेयर को देखें तो स्फेयर का एक्सिस ऑफ रोटेशन स्फेयर के अंदर ही मौजूद है, तो स्फेयर की ओवरऑल मोशन किसकी एग्जांपल होगी? रोटेशनल मोशन की। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम मैस m1 को देखें तो स्टूडेंट्स m1 जिस पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को कंटिन्यू किए हुए है वो पॉइंट उस मैस के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि आउटसाइड द ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि m1 की जो मोशन है अबाउट द सेंट्रल पॉइंट O वो किसकी एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन की। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक ही एग्जाम्पल में हमने रोटेशनल मोशन को भी डिफाइन किया, हमने सर्कुलर मोशन को भी डिफाइन किया। तो इसी तरह से बाज़ औक़ात और ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम ओवरऑल सर्कुलर मोशन ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर उस सर्कुलर मोशन में एक सिंगल पॉइंट को कंसीडर किया जाए
तो उस पॉइंट की, अपने सेंट्रल पॉइंट के मुताबिक जो मोशन है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर स्फेयर की एग्जांपल को कंसीडर किया जाए तो स्फेयर की एग्जांपल जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रहा है, ये मोशन किसकी एग्जांपल है, रोटेशनल मोशन की। डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन को डिफरेंशिएट करने के बाद अब हम चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, जिसको हमने चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम एक कार की एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जो कि एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है। तो अगर हमने ये देखने हैं कि कार ने कितना मूव किया है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियर का वर्ड ऐड कर दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट्स वाई उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कार अगर एक सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूव करे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम ये सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं और स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से मूव करता हुआ इस पॉइंट तक पहुंचता है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो स्टूडेंट्स अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जिसे हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, इन मीटर, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस कार ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, 100 मीटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इस सर्कुलर पाथ के एक सेंट्रल पॉइंट को कंसीडर करें, जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर एक ऑब्जर्वर सेंट्रल पॉइंट पर मौजूद है तो वो देखेगा कि कार उसके सामने से गुजर के जा रही है, तो वो अपनी गर्दन को क्या करेगा, नेक को टर्न करेगा, अगर वो कंटिन्यूसली उस कार को देखना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर पर मौजूद है, हम उससे पूछें कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये बताना मुश्किल है ऑन द सर्कुलर पाथ के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। दैट्स वाई सर्कुलर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर में रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम कहेंगे या वो ऑब्जर्वर बताएगा कि उसने अपनी नेक को कितने डिग्री एंगल के साथ टर्न किया है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी नेक को 30 डिग्री एंगल पे भी टर्न कर सकता है, 45 डिग्री के एंगल पे भी टर्न कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करें, जहां पर ऑब्जर्वर पहले उस कार को देख रहा था, देन कार की फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करें, तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंगल थीटा विच सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, जो कि मैंने अपनी नेक्स्ट हेडिंग में भी लिखा हुआ है, व्हाई वी नीड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जबकि हमें पता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या हो सकता है कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में रिप्रेजेंट करना इतना कन्वीनियंट वे नहीं है। तो फिर हम स्टूडेंट्स सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन एंगल थीटा, जो कि उस सर्कुलर पाथ के सेंटर के ऊपर बनेगा। कौन बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एंगल थीटा विच इज सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट at the center of the circular path, the angle which is subtended by an object at the center of the circular path, this angle theta is called angular displacement.
तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने नेक्स्ट जो चीज याद रखनी है, जिसको हम नोट की हेडिंग में लिखेंगे, रोटेशन की 2 टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट जिसको हमने कार कंसीडर किया है वो सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज पॉजिटिव एंड स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज rotation is considered as negative. Means that कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के बाद हम उसकी नेचर और डायमेंशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें, नेचर मींस कि फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से अगर देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। स्टूडेंट्स अगर आपसे वेक्टर्स और स्केलर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहेंगे कि स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है। और वेक्टर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स वेक्टर्स की कंप्लीट डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पेश आती है। फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड, second point is unit and students third point is direction। ये तीनों चीजें आपको पहले मालूम थी, लेकिन स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वेक्टर होने के लिए कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस a। तो स्टूडेंट्स वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होना तो जरूरी है, लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वेक्टर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, it should obey the law of addition which states that a plus b is equal to b plus a। Now students इस फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिस इज योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स बुक। अगर इस बुक को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाएं और देन हम 90 डिग्री एंगल के साथ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाएं तो देखते हैं कि कौन सा फेस बुक का आपके सामने आएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर इस बुक को सबसे पहले मैं वाई एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करवाऊं तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा बुक का कौन सा फेस सबसे पहले आएगा आपके सामने, दिस फेस। और स्टूडेंट्स अगर इसी बुक को मैं 90 डिग्री एंगल के साथ एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाऊं तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि बुक का कौन सा फेस आपके सामने आएगा, अगेन दिस फेस। तो इट मींस दैट इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले इस बुक को वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाया, देन हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाया, तो बुक का कौन सा फेस आपके सामने आया, दिस वन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर दोबारा से इसी बुक को सबसे पहले हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाएं और देन वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाएं तो देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट उसी फेस के इक्वल आएगा जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में था। तो स्टूडेंट्स देखिएगा
अगर इस बुक को सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाऊं और देन वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाऊं, तो अब की बार स्टूडेंट्स बुक का वो फेस आपके सामने नहीं है जो कि पहले था। तो नतीजा ये निकला कि दिस लॉ ऑफ एडिशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फुलफिल नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो हम लिखेंगे इन दिस केस a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू b प्लस a। तो ज़्यादा एंगल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब होगा? जब एंगल की वैल्यू क्या होगी? बहुत स्मॉल। हायर ग्रेड्स की बुक्स के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 10 डिग्री हो तो इस केस में हम थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम अगेन स्मॉलर एंगल्स के लिए उसी एग्जांपल को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके सामने बुक का जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको स्मॉल एंगल के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाऊं, देन स्मॉलर एंगल के लिए वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाऊं, तो स्टूडेंट्स देखिएगा सबसे पहले अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाऊं तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाऊं तो फिर अगेन थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। लेकिन अगर इसको एक्स के अलावा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पहले रोटेट करवाया जाए तो फिर स्ट्रेट आपके बुक सामने है, फेस आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको वाई एक्सिस के अलोंग पहले रोटेट करवाएं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देन एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाएं तो स्टूडेंट्स इस केस में आप देखेंगे कि जो फेस आपको पहले दिखाई दे रहा था वही फेस आपको तकरीबन वही फेस आपको बाद में दिखाई देगा। तो नतीजा ये निकला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर को हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। तो स्टूडेंट्स अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे we can find the direction of angular displacement with the help of right hand rule or right hand grip rule। और स्टूडेंट्स इस रूल को हम स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस रूल को समझने के लिए, राइट हैंड ग्रिप रूल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम एक सीलिंग फैन की मोशन को कंसीडर करें तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो फैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड ग्रिप रूल हमें क्या कहता है कि हमने जिस ऑब्जेक्ट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रिप करना है कि राइट हैंड की जो कर्लिंग फिंगर्स हैं दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हमारी राइट हैंड की फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए। देन द थंब ऑफ योर राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स दैट कि अगर एक ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो राइट हैंड का जो थंब है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। इट मीन्स दैट अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करें जिस केस में हमारा इरेक्टेड थंब ऊपर की तरफ है तो स्टूडेंट्स हम शो कर सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होने का मतलब क्या है कि क्या ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सीलिंग फैन तो हमेशा अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम कार की मोशन को डिस्कस करें तो जिस डायरेक्शन में कार मूव करती है, जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन है उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन सीलिंग फैन ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो स्टूडेंट्स अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बोतल और उसके कैप की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको ये मिनरल वाटर की एक बोतल दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसके कैप को ओपन करना चाहता हूं तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ये कैप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स इसी कैप को बंद करने के लिए मैं इस कैप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से ये कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल और द स्क्रू रूल। इसको स्क्रू रूल इसलिए कहते हैं कि डेली लाइफ में नट्स को टाइट करने के लिए हम डिफरेंट स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, बोतल के एग्जाम्पल में या फिर स्क्रूज के एग्जाम्पल में राइट हैंड रूल या फिर स्क्रू रूल बहुत ही हेल्पफुल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर को डिस्कस करने के बाद हम इसकी डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशंस के बाद अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? द यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर और डायमेंशंस को डिस्कस करने के बाद अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम 3 डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज डिग्री, सेकंड वन इज रेडियन एंड थर्ड वन इज रेवोल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एसआई यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स एसआई यूनिट के अलावा जब भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं तो हमारा यूनिट डिग्री भी हो सकता है, रेवोल्यूशन भी हो सकता है और एसआई यूनिट रेडियन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यूनिट्स को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, कि किस तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, किस तरह से रेवोल्यूशन को डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है, किस तरह से रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं यूनिट कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं डिग्री, then radian and then revolution। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी यूनिट को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? अपनी वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर यूनिट को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम अपनी वैल्यू को क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर रेडियन से रेवोल्यूशन में एंगल को कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? एंगल को 2π से डिवाइड करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर एंगल को रेवोल्यूशन से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो स्टूडेंट्स हम एंगल को क्या करेंगे? 2π से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर एंगल को डिग्री से डायरेक्ट रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना हो तो हम एंगल को किसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे? हम अपने एंगल को 360 से डिवाइड करवाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर वैल्यू को डायरेक्टली रेवोल्यूशन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो स्टूडेंट्स हम अपने एंगल को 360 से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
तो स्टूडेंट्स दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको याद करने से आप न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट कन्वर्जन्स के बाद हम कुछ मजीद वैल्यूज़ को याद करेंगे कि किस तरह से एक रेवोल्यूशन कितने डिग्री के इक्वल होता है या एक रेडियन कितने रेवोल्यूशंस के इक्वल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट कन्वर्जन्स को कंप्लीट करने के बाद फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो कि एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर अपने एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो उसके कंप्लीट राउंड को हम डिग्री में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और रेवोल्यूशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर एक कंप्लीट राउंड को हम डिग्री में रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आएगा। और अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स रेडियन में एक कंप्लीट राउंड को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई रेडियन के साथ। और स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर एक कंप्लीट राउंड की बजाय हम जस्ट हाफ राउंड को कंसीडर करें, मींस हाफ रेवोल्यूशन को कंसीडर करें, तो स्टूडेंट्स हाफ रेवोल्यूशन को डिग्री में, रेडियन में और रेवोल्यूशन में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक आधा चक्कर कितने डिग्रीज के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। सिमिलरली एक हाफ राउंड कितने रेडियंस के इक्वल होता है, पाई रेडियंस के इक्वल। और इधर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स अगर हम 1/4, अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो स्टूडेंट्स हाफ क्वार्टर को हम सबसे पहले किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेक्टर। तो स्टूडेंट्स एक क्वार्टर के अंदर कितने डिग्रीज एंगल होता है, 90 डिग्री। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू π/2 रेडियन। और स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन में हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू 1/4 रेवोल्यूशन, 1 क्वार्टर। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम इसको मजीद फर्दर हाफ करें तो स्टूडेंट्स 90 का हाफ क्या आएगा, 45 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू π/4 रेडियन। एंड स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 1/8 रेवोल्यूशंस। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपने जुबानी याद रखनी है, दैट इज इन 1 रेडियन देयर आर 57.3 डिग्री। और स्टूडेंट्स सेकेंड वैल्यू जो आपने याद रखनी है, दैट इज इन 1 डिग्री देयर आर 0.0174 रेडियन। तो स्टूडेंट्स ये दोनों रिजल्ट्स किस तरह से आए, तो अभी हम इनका प्रूफ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है इन 1 रेवोल्यूशन देयर आर 2 पाई रेडियंस एंड देयर आर 360 डिग्री एंगल। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन वी कैन राइट दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमने 1 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2 पाई 360 से क्या होगा, डिवाइड, और इक्वल के राइट साइड पे क्या आएगा, 1 रेडियन। तो स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेटर से 360 डिग्री को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर किसके इक्वल आएगा, 57.3 डिग्री के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू का प्रूफ देखना चाहते हैं तो अगेन हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एज वी नो फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री।
नाउ स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने 1 रेडियन की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, सिमिलरली हम यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या 360 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। और स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हमने 1 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो 360 इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर आने से 2 पाई के साथ डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम 2 पाई को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? आवर आंसर विल बी इक्वल टू 0.0174 रेडियन। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो आपने याद रखने हैं कि किस तरह से सबसे पहले हमने देखा कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमने तीनों यूनिट्स को कोरिलेट किया कि किस तरह से 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है और वो कितनी रेवोल्यूशंस के इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। इन वैल्यूज़ को डिस्कस करने के बाद हमने 2 इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को देखा कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होता है और 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे एक फॉर्मूला की, विच इज इक्वल टू S इज इक्वल टू R थीटा। यहां स्टूडेंट्स हम S को एज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो सादा अल्फाज में स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कोरिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट कंसीडर अ सर्कुलर पाथ and this is the center of the circle which is represented by O। अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली पॉइंट P पर मौजूद है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर ये कुछ डिस्टेंस कवर करते हुए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पॉइंट P1 तक पहुंच जाता है, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम इस डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे S से। और स्टूडेंट्स, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट P से पॉइंट P1 तक मूव करेगा तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल थीटा से। Now students, this angle theta represents the angular displacement of the object, जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 1 में हमने रेडियन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि रेडियन किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एंगल है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है। कब? जब सर्कल का रेडियस उसकी आर्क लेंथ के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं from the definition of radian, we can write that कि सर्कल का सेंट्रल एंगल 1 रेडियन उस वक्त होगा when the arc length of the circle becomes equal to its radius. This is the condition for 1 रेडियन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल थीटा को डिफाइन करें तो स्टूडेंट्स एंगल थीटा किसके इक्वल आएगा? थीटा एंगल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर वाली कंडीशन यहां पर अप्लाई करें कि जब सर्कल की आर्क लेंथ उसके रेडियस के इक्वल आएगी तो हमारा एंगल थीटा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम में से वैल्यूज लेकर इस फॉर्मूले में पुट करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं थीटा एज इट इज रहेगा।
लेकिन स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आर्क लेंथ किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू s। और स्टूडेंट्स सर्कल का रेडियस किसके इक्वल है? r के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम r को, जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है, इक्वल की लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू r थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेडियन एंड द फॉर्मूला ऑफ द थीटा एंगल विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी डेरिवेशन थी जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने ना सिर्फ चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, बल्कि चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट आर्टिकल को विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको डिटेल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।